तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ होता क्या है, देखो अगर कोई डॉक्टर किसी भी पेशेंट को इंजेक्शन लगाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ध्यान में रखते हैं कि जो इंजेक्शन से लगा रहे हैं ना वो बॉडी के फ्लूइड्स और ब्लड के अकॉर्डिंग आइसोटोनिक हो। मतलब जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है, जब ब्लड का कंसंट्रेशन है ना वो सेम हो जो इंजेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए ना हमने एक स्टैंडर्ड बना रखा है, क्योंकि हर बार हम ब्लड से मैच नहीं कर सकते। उन्होंने साइंटिस्ट वगैरह जो भी रिसर्चर है ना, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया है कि 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन है जो हमारे ब्लड के साथ प्रॉपरली ऑस्मोटिक प्रेशर को मैच करता है, हमारी सॉल्ट कंसंट्रेशन को भी मैच करता है, ठीक है। अब हमने कोई भी टेस्टिंग करनी है, कोई भी नया इंजेक्शन बना रहे हैं या कोई भी प्रेपरेशन है जो कि बॉडी कैविटी में डाल ली है, जैसे कि आई प्रेपरेशन होगी, हमने आई ड्रॉप्स डालते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है या कोई इंजेक्शन है, अगर हमने उसको टेस्टिंग करना है तो हम उसकी आइसोटोनिसिटी को मैच करते हैं किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, कि वो 0.9% है या नहीं। अगर वो कम है तो, अगर ज़्यादा है तो वो बैच रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। और उसकी अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन टू सॉल्यूशन हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन दे आर सेड टू बी आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम और टोनिक का मतलब है कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। और फिजियोलॉजिकली आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द बॉडी फ्लूइड्स व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम देम बाय अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। आपको ऑस्मोसिस की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी ना, +1 +2 में होती है, उसमें लिखा होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। हमारी बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल होती है, ठीक है। और जो हमारे ब्लड एंड लैक्रिमल फ्लूइड है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्लड एंड लैक्रिमल फ्लूइड है ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू 0.9%। जो मैंने अभी बताया, जो हमारा ब्लड है और हमारे बॉडी के फ्लूइड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 0.9% सोडियम क्लोराइड, जो कि रिसर्चर्स ने स्टैंडर्ड बना लिया है कि अगर कोई भी टेस्टिंग करनी है तो सोडियम क्लोराइड से टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। और इसे नॉर्मली हम नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं, ये दोनों याद रखना। 0.9% सोडियम क्लोराइड को हम नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं, ठीक है। और आइसोटोनिसिटी के टाइप्स क्या है ये भी आपने पढ़ा है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। और देखो हाइपोटोनिक में क्या है, अगर तो सोडियम क्लोराइड की जो परसेंटेज है वो कम होगी, 0.9 हमारे पास स्टैंडर्ड है, अगर 0.9 से कम है तो उसे कहते हैं हाइपोटोनिक। इसमें जो सल्यूट है वो सेल के अंदर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो सेल अंदर से स्वेल कर जाएगा, स्वेलिंग होगी तो सेल बस्ट हो जाएगा, सेल लाइसिस हो जाएगी, ठीक है। और अगर आइसोटोनिक का मतलब 0.9% है, इनसाइड एंड आउटसाइड सल्यूट की कंसंट्रेशन है ना वो बराबर है, जितना अंदर है उतना ही सल्यूट बाहर है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में तो सेल बस्ट नहीं होगा। और अगर हो गया हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक मतलब 0.9% से बढ़ गया, अगर सोडियम क्लोराइड ज़्यादा है तो बाहर सेल के जो बाहर है ना वो कंसंट्रेशन सल्यूट की ज़्यादा है और अंदर कंसंट्रेशन कम है। अगर बाहर ज़्यादा है तो अंदर श्रिंकेज हो जाएगी तो भी सेल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली हमने ये बनाना क्यों पड़ा, क्यों हमने बनाया, क्यों मतलब इतनी ज़रूरत क्या पड़ी कि हमने सोडियम क्लोराइड को स्टैंडर्ड बनाया, हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए उनको मैच कराया, क्यों किया मैच। सिंपल रीज़न यही है कि अगर हम मैच नहीं करेंगे या तो सेल की लाइसिस हो जाएगी, सेल स्वेल कर जाएगा, या फिर वो सेल श्रिंक कर जाएगा, दोनों ही केस में पेशेंट को नुकसान है, ठीक है। तो इसके लिए हमने मोस्टली कौन सी चीज़ों के लिए टेस्टिंग होती है, एक तो ब्लड में जो आईवी फ्लूइड्स जाते हैं, ठीक है, जब भी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है सबसे पहले वो आईवी फ्लूइड देता है। आईवी फ्लूइड में क्या होता है, वो सोडियम क्लोराइड ही देते हैं, ठीक है, या ग्लूकोज होता है या डेक्सट्रोज हो गए, और आई ड्रॉप्स हो गए या नेज़ल प्रेपरेशंस होगी, कई लोग यूज़ करते हैं जो नेज़ल ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। सिंपल नेज़ल ड्रॉप्स में सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही होता है, ठीक है। अगर मेडिकेटेड है तो उसमें और भी सब्सटेंस हो सकते हैं, अगर हम सिंपल नेज़ल स्प्रे की बात करें उसमें सिर्फ NaCl होता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, मेन है कि हमारे जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है ना इसको मेजर कैसे करेंगे, इसको हम पता कैसे लगाएंगे ये कि ये हमारा जो सॉल्यूशन ने नया प्रोडक्ट बनाया है ये आइसोटोनिक है या नहीं है। इसके लिए दो मेथड है, एक तो है फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, एक है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। देखो और फ्रीजिंग पॉइंट मेथड में क्या है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। कोई भी एक सब्सटेंस ले लो, जैसे ले लो ये सोडियम क्लोराइड ही ले लिया हमने, 0.9% सोडियम क्लोराइड है, इसको हमने फ्रीज़र में रखा, ठीक है, फ्रीज़ हो गया। तो हमने ये नोट करना है कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड हमने डाला है वो कितने डिग्री पे फ्रीज़ हुआ है, ठीक है, ये हमने नोट करके रख लिया। और सेम उसको हमें निकाल देना है। अब हम लेंगे अपना सैंपल, जो हमने नया इंजेक्शन बनाया है या आई ड्रॉप बनाई है उसको लेंगे,
उसको अभी फ्रीज़र में रखेंगे और उसको नोट करेंगे कि वो कितना टाइम लेती है और कितनी सेल्सियस पे वो फ्रीज़ होता है, ठीक है। अगर तो उनका फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग टाइम मैच कर गया फिर तो वो है आइसोटोनिक, ठीक है, फिर वो रिज़ल्ट पास हो जाएगा। अगर कम ज़्यादा हुआ फिर वो बैच रिजेक्ट हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज यही लिखा हो, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आर बोथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल्स नॉट देयर आइडेंटिटी, ठीक है। हमने ये कोई मैटर नहीं करता कि हमने सोडियम क्लोराइड को रखा था और दूसरी बार हम किसी सोल्यूशन को रख रहे हैं, इसका कोई मैटर नहीं है। दोनों को सेम ही टाइम पे फ्रीज होना चाहिए, सेम डिग्री पे। Measuring the freezing point depression is simpler and more accurate than directly measuring the osmotic pressure। अब हम अगर बैठ के भी osmotic pressure को मैच करने बैठे वो तो लेबॉर्ट्री में काफ़ी लंबा प्रोसेस चल जाएगा, ठीक है। अगर बट जो फ्रीजिंग वाला पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन अगर इस मेथड से करेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा और सिंपल मेथड है। जस्ट फ्रीज ही करके देखना है कि सोडियम क्लोराइड कितने में फ्रीज़ हुआ और हमारा सोल्यूशन कितने में फ्रीज़ हुआ। हमने इसमें वैल्यू भी दी है ब्लड प्लाज्मा एंड टीयर्स, हमारे आंसू हैं और जो ब्लड प्लाज्मा है वो -0.52 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ होते हैं। तो अगर कोई भी सोल्यूशन -0.52 डिग्री पे फ्रीज़ हो रहा है तो उसका भी सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है एज ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड टीयर्स, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला भी है, इसको याद करना है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड इज इक्वल टू, ये फार्मूला देखो, इसको भी छोड़ो, आप एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्या चीज़ है। मान लो हमारे पास एक एस्पिरिन है, हमने किसी सोल्यूशन बनाना है, किसी को इंजेक्शन देना है, इंजेक्ट करना है हमने, ठीक है। तो वो इंजेक्शन देना तो वो आइसोस्मोटिक होना चाहिए, आइसोटोनिक हो। और इसके लिए हमने पता करना है कि हमने कितनी एस्पिरिन को हम डिज़ोल्व करें कि वो हमारे ब्लड प्लाज्मा के लिए आइसोटोनिक हो जाए। उसके लिए ये फार्मूला है हमारे पास 0.52 - A/B। इसमें A क्या है? A है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सोल्यूशन, ठीक है। अनएडजस्टेड सोल्यूशन मतलब है अगर हमने एस्पिरिन देना है तो हम यहाँ पे एस्पिरिन की कंसंट्रेशन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एस्पिरिन को हम अभी एडजस्ट करेंगे। अभी मान के चलो भी एस्पिरिन की जो कंसंट्रेशन है वो 90% है, हमें तो चाहिए 0.9, ठीक है। और दूसरा है बी का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस। अब हम एस्पिरिन में कोई ना कोई सब्सटेंस तो डालेंगे ना, तभी उसका 90% से वो कम होकर 0.9% बनेगा, ओके। देखो फिर क्या करना है, इसमें आपको गिवन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम एस्पिरिन सोल्यूशन है। एस्पिरिन सोल्यूशन का आपको फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है -0.122 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फार्मूला में हम ये सब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 0.52 -0 क्यों रखा है यहाँ पे? क्योंकि हमारे पास जो अनएडजस्टेड सोल्यूशन है, ठीक है, अनएडजस्टेड, और हमारे पास जो ये 0.122 वैल्यू हमारे पास गिवन है, उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 4.26% आ गया। मतलब हमने जो सॉल्वेंट में 4.26% एस्पिरिन डालना है तो वो हमारे ब्लड प्लाज्मा के साथ आइसोस्मोटिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू 0 आ गई थी ना, कईयों को नहीं समझ आया होगा। देखो इसमें हमने देखना है कि हम किसी सोल्यूशन में कितना सोडियम क्लोराइड को मिक्स करें कि हमारे पास 1% बोरिक एसिड सोल्यूशन बन जाए जो कि हमारे ब्लड के साथ आइसोस्मोटिक हो, ठीक है। हमने ब्लड में इंजेक्शन देना है बोरिक एसिड का, बोरिक एसिड है 1%, ठीक है। हमने उसको कम करना है, उसको बोरिक एसिड को कम करने के लिए हम उसमें क्या डालेंगे? सोडियम क्लोराइड डालेंगे, ठीक है। जो इन्होंने दिया है हमने वो कंसंट्रेशन फाइंड करने की सोडियम क्लोराइड कितना डालें कि हमारा जो बोरिक एसिड का सोल्यूशन है वो ब्लड प्लाज्मा के साथ आइसोस्मोटिक हो जाए। सेम फार्मूला के पास जाएंगे, इसमें हमारे पास गिवन क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बोरिक एसिड कितना है? -0.288, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना है? -0.576। फार्मूला देखो, फार्मूला में हमने NaCl को पता करना है, 0.52 हमारे पास गिवन है, ओके, और -0.288। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास बोरिक एसिड का पता करना है, हमने बोरिक एसिड को ही एडजस्ट करना है ना, ठीक है। जहाँ लिखा है ना A = फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सोल्यूशन। अनएडजस्टेड मतलब जो रॉ है, जो मतलब अभी हम किसी को इंजेक्ट नहीं कर सकते, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम किसी को इंजेक्शन दे सकते हैं। बोरिक एसिड अभी हम नहीं दे सकते, तो वो अनएडजस्टेड आ गया। अनएडजस्टेड की वैल्यू होगी यहाँ पे, और नीचे आ जाएगी एडजस्टिंग सब्सटेंस से। हम NaCl डाल रहे हैं ना, NaCl डाल के उसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास अभी आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ NaCl, उसको हमने डिवीज़न में रख दिया, ठीक है। ये ऐसे है 0.52, ये हमारे पास फार्मूला में माइनस अनएडजस्टेड सोल्यूशन, अनएडजस्टेड यानी कि बोरिक एसिड, जिसको हम अभी एडजस्ट करेंगे, ठीक है।
नीचे आएगा हमारे पास एडजस्टिंग समझा, जिसके साथ एडजस्ट करेंगे, कोई चीज़ तो डालेंगे ना तभी एडजस्ट होगा। जब इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.402%। ठीक है, समझ आ गया, ये सिंपल बात थी। अभी ये थर्ड एग्जांपल है, वो आप खुद देखो। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास दूसरा मेथड है मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन और मॉलिक्यूलर वेट मेथड। पहले हमने फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा कि दोनों को कैसे फ्रीज़ करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कितना आता है उनका, अगर मैच कर गया तो उनकी ऑस्मोटिक प्रेशर भी मैच हो जाएगा। तो अभी हम करेंगे मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन से। देखो मोल से आपको पता होगा 1 ग्राम, पहले के ज़माने क्या था, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर इज इक्वल टू 1 मोल, पहले हम ये मानते थे। ठीक है, वैसे ही हम साथ आगे चलेंगे। इसमें मोलर कंसंट्रेशन में हम देखेंगे नंबर ऑफ़ यूनिट्स, मॉलिक्यूल्स भी चेक करेंगे, आयंस भी, या फिर दोनों को चेक करेंगे। ठीक है, ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नॉन आयोनाइजिंग सोल्यूट इन 22.4 लीटर एट NTP हैज़ अ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। इस लाइन का मतलब क्या है, देखो 1 ग्राम का सोल्यूशन, 1 ग्राम का सोल्यूट लेना है हमने। ठीक है, और उसको 22.4 लीटर सॉल्वेंट में हमने डिज़ोल्व करना है। और NTP क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है। N से नॉर्मल, T से टेम्परेचर, P से प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हम रखेंगे तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा 1। किसी भी 1 ग्राम सोल्यूट को लेंगे और उसको 22.4 लीटर सॉल्वेंट में डालेंगे एट अ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, समझ आ गया इतना। और मेन बात, हमने ये 22.4 लीटर ही क्यों लिया, हम 1 ग्राम ले रहे हैं, 1 ग्राम को हम 1 लीटर में भी डाल सकते थे, उसको 22.4 लीटर में ही क्यों डाला। देखो हमने ये एग्जांपल ली है गैस से, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है ना, गैस का एक मॉलिक्यूल 22.4 लीटर की जो स्पेस है उसको कवर करता है। ठीक है, और जो लिक्विड्स होते हैं वो मोस्टली गैस के अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं। जैसे जैसे गैस बिहेव करती है, मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड की वो गैस के साथ मैच करती हैं। तो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने 22.4 लीटर जो कि गैस के लिए निकाली थी इन्होंने वैल्यू, सेम वैल्यू को इन्होंने लिक्विड के लिए रख लिया। ठीक है, तो अभी हम 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट को डिज़ोल्व करेंगे 22.4 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। समझ आ गया। और हमारे पास गिवन क्या है, जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है या लैक्रिमल फ्लूइड है, इसका कितना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, हमारा होता है 6.7। ठीक है, हमने क्या करना है ना, हमने मोलैरिटी निकालना है। मतलब आप लैब में जाओगे, कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, वहाँ पे आपको कोई भी केमिकल दे दिया, वहाँ पे आप ये तो नहीं देखोगे इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है, ये कितना है, वो कितना है, वो आपको गिवन होगा। आपने तो बस ये वे करना होगा वहाँ पे, तो आप ना वेइंग मशीन पे ऊपर वे करोगे भी कितने ग्राम डालना है या कितने mg डालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, उसे निकालने के लिए क्या है, हमारे पास ब्लड प्लाज्मा का एटमॉस्फेयर प्रेशर आ गया अभी 6.7 है। ठीक है, और हमारे पास आ गया इसका एक मॉलिक्यूल का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट का। ठीक है, उसका 22.4 लीटर पे। समझ आ गई बात। ठीक है, अब मोलैरिटी निकालने, मोलैरिटी का फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर, ये रहा, नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो नीचे हमारे पास है 6.7% हमारे पास एटमॉस्फेयर हो गया, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 6.7 डिवाइड बाय 22.4 लीटर इज इक्वल टू अप्रॉक्स आता है 0.3 m, 0.3 मोलर। ठीक है, तो अगर कोई भी सब्सटेंस हमने लेना वो 0.3 मोलर होना चाहिए, नॉन आयोनाइजिंग सोल्यूट होगा, वो ब्लड और प्लाज्मा के साथ आइसोटोनिक होगा। देयरफॉर एनी 0.3 मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन आयोनाइजिंग सोल्यूट इज आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा और टीयर्स। ओके जी, अब हम मेजर करेंगे वेट को। हम जो लैब में आप यूज़ करोगे वेट को कैसे मेजर करना, भी कितने ग्राम डालना। हमारे पास मोल्स आ गए 0.3 m। ठीक है, इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट केमिकल, कई मेन केमिकल्स का आप याद कर लेना। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर वेट होगा फॉर द आयोनाइजिंग सोल्यूशन, ये ध्यान देना कि जो हम ये याद करें ये नॉन आयोनाइजिंग के लिए, और जो नेक्स्ट फार्मूला है वो आयोनाइजिंग के लिए है। ठीक है, इसमें हम डिवाइड करेंगे n के साथ, इसमें हम n के साथ डिवाइड नहीं करेंगे, n ही नहीं है इसमें। पहली एग्जांपल देखो, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का पता करना है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन है 180, नॉन आइजिंग लिखा हुआ है, नॉन आयोनाइजिंग। हमने आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाना है। फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू, W क्या हो गया वेट,
इज इक्वल टू 0.3 इंटू मॉलिकुलर वेट कितना है 180, तो हमारे पास आ गया ये 54 ग्राम पर लीटर। हम डेक्सट्रोज 54 ग्राम डालेंगे 1 लीटर में, ठीक है, तो वो आइसोटोनिक बन जाएगा हमारे ब्लड के साथ। ओके जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसका मॉलिकुलर वेट कितना है 58.5 नीडेड फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन। देखो इसमें क्या करना है, ओके, NaCl डिसोसिएट इनटू 2 आयंस Na+Cl, ठीक है, ये तो आपको पता है। वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0.3 इंटू 58.5 ये इसका मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि हमने आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए निकालना है और इसमें लिखा था मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय n, जो हमने डिवाइड बाय n करना है। n क्या था इसमें, n है नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस है। अगर हम सोडियम क्लोराइड को डिसोसिएट करते हैं तो 2 आयंस निकलेंगे, तो हमने 2 के साथ डिवाइड किया है यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8.8 ग्राम पर लीटर, ठीक है जी। तो हम सोडियम क्लोराइड को 8.8 ग्राम लीटर में मिक्स करेंगे और इंजेक्ट कर देंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या, चलो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है ये, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट है, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा। आगे हमारे पास पाउडर्स क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें सॉलिड्स या लूज पार्टिकल्स या ड्राई पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसमें एक कंपोनेंट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और कई पाउडर्स जो हम यूज़ करते हैं वो एक्सीपेंट के साथ भी आते हैं, या सिंपल पाउडर्स भी दे सकते हैं। ये हमारा ना सबसे पुराना सोलिडोसिस फॉर्म है, जो इंटरनली भी यूज़ करते हैं, एक्सटर्नली भी करते हैं, ओके जी। और इसकी सबसे आपको एडवांटेजेस पूछेगा या डिसएडवांटेजेस ये पूछ लेता है। एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले तो मेन वैरायटी है, वैरायटी ऑफ ड्रग्स कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ पाउडर्स, ठीक है, वाइड सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स है। दूसरा क्या है, मोर स्टेबल है, लिक्विड है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पैदा हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सेमी सॉलिड्स प्रिपरेशंस है, उसमें भी सेम वो ख़राब हो सकते हैं क्योंकि उनमें मॉइस्चर आ सकता है, बट जो पाउडर्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद है पाउडर को इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरनली में जैसे सर्जिकल में, सर्जरीज़ में यूज़ होता है, एक्सटर्नली जैसे कि आप गर्मियों में लाते हो नाइसल कूल वगैरह, ऐसा कुछ जब मेकअप में यूज़ करते हैं कई। उसके बाद है हाई डोजेस कैन बी एडमिनिस्टर्ड, अभी कोई भी पाउडर है उसको हम पानी के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, ठीक है। फिर है लार्ज सरफेस एरिया प्रमोट द रैपिड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये पाउडर्स है तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। और छोटा सा पार्टिकल इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इसकी अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन। उसके बाद है ईजी टू प्रिपेयर, बनाना ईजी है, अप्लाई करना ईजी है और डिस्पेंस करना ईजी है। इकोनॉमिकल है क्योंकि कोई मशीनरी नहीं चाहिए हमें पाउडर बनाने के लिए, या और ठीक है ना, क्योंकि टैबलेट बनाएंगे तो पंचिंग मशीन चाहिए, कैप्सूल बनाने हैं तो पूरी शीट्स लगती हैं कि जिलेटिन की बनेंगी या ये है वो है, या कोई भी मशीनरी नहीं चाहिए हमें ऐसे बनाने के लिए। और क्या है, लोअर चांस ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी दैन द लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। उसके बाद डिसएडवांटेजेस में क्या है, इनएक्यूरेसी। मेन डिसएडवांटेज क्या है, इनएक्यूरेसी, क्योंकि हम पाउडर को प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते, प्रॉपरली वे नहीं कर सकते, ठीक है, ये इनएक्यूरेसी रहती है। बट जो टैबलेट्स हैं और कैप्सूल है ये हमें पता होता है कि एक टैबलेट खाना है या एक कैप्सूल खाना है, बट जो पाउडर की डोज है ना वो रोज़ डिफरेंट हो सकती है कि एक चम्मच भर लिया, किसी ने कम भर लिया, किसी दिन ज़्यादा भर लिया, ठीक है। आगे है डिफ़िकल्ट टू मास्क का बिटर और अनप्लीजेंट टेस्ट। अगर किसी पाउडर का टेस्ट ख़राब है तो उसको हम कवर नहीं कर सकते। और उसके बाद डिलिंक्वेस्ट और हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड। कई पाउडर्स ऐसे हैं जो कि अपने आप में मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, हवा से ही वो मॉइस्चर को खींच लेते हैं, ठीक है, तो वो पाउडर फॉर्म में हम नहीं दे सकते। और कई ड्रग्स हैं सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और एयर आर अनसूटेबल फॉर पाउडर डिस्पेंसिंग, सेम ही मतलब है जो इसका लिखा है। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग टू प्रिपेयर एंड वे इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। अभी किसी बच्चे को देनी है डोज तो छोटी सी डोज देनी पड़ेगी, अडल्ट को तो मान लो 500 ग्राम देनी है, 500 mg, ठीक है। किसी बच्चे को देनी है तो उसके लिए तो एडजस्ट करनी पड़ेगी ना डोज, 100 ग्राम या 100 mg वगैरह, ठीक है। तो वो जितनी स्मॉल होती जाएगी डोज उतना मुश्किल होता जाएगा उसको कैलकुलेट करना, ठीक है। और अगर हम देखें कि हमारे पास पाउडर कौन से हैं, जैसे कि ORS का पाउडर है, या इनो हो गया या फ्रूट सॉल्ट हो गया, ये वगैरह वगैरह चेक कर लेना। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन, पाउडर्स होते कितने कितने टाइप के हैं। सबसे पहले तो अगर हम पार्टिकल साइज़ पे बेस पे बात करें कि कितनी टाइप का पाउडर है पार्टिकल साइज़ का, ठीक है। अगर तो काफ़ी कोर्स पाउडर है, वेरी कोर्स पाउडर,
एक होता है सीव नंबर। देखो सीव नंबर और क्या, सीव क्या होता है? सीव जैसे देखो जो रियल वर्ड में आपने देखा होगा ना, किचन में छननी होती है जो आटा छानते हैं, है ना, आटा छानते हैं ना आपकी मम्मी, वो सीव होती है। वो तार में छोटे छोटे से दाने से होते हैं ना, जिससे से आटा निकलता है नीचे से, ठीक है ना, वो हो गया सीव, उसे कहते हैं सीव। ठीक है, तो हम पैसा पता कैसे करते हैं कि ये कौन सा पाउडर कोर्स है, कौन सा मॉडरेटली, कौन सा फाइन है? तो हमारे पास अलग अलग सीव्स होते हैं। ठीक है, तो कौन सा भी पाउडर 8 नंबर की सीव से पास आउट हो सकता है। ठीक है, तो वो हो गया वेरी कोर्स पाउडर। ठीक है, अगर मतलब मान लो ये नहीं है, बड़े बड़े इसके होल्स हैं, तो इनमें से निकल सकता है वो पाउडर, तो वो वेरी कोर्स पाउडर है। ठीक है, तो अगर हमारे पास है सीव नंबर 20, तो इसमें वेरी कोर्स बढ़ाएंगे। ये बात समझो, जैसे जैसे सीव नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे जो ये होल है इसका साइज़ कम होगा। ठीक है, होल का साइज़ कम होता जाएगा। और सीव नंबर 20 में से कोर्स पाउडर निकलेंगे, और 40 में से मॉडरेटली कोर्स, 60 में से फाइन, और 80 में से वेरी फाइन। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखो, जैसे कि एक आटा हो गया और एक मैदा हो गया। जो मैदा होता है ना वो वेरी फाइन होता है, वेरी फाइन पाउडर है। ठीक है जी, आगे है हमारे पास बेस्ड ऑन द यूज़। अगर हम यूजेस की बात करें तो पाउडर हम इंटरनली भी यूज़ करते हैं और एक्सटर्नली भी यूज़ करते हैं। और फिज़िकल फॉर्म में बात करें तो एक डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं और बल्क पाउडर्स होते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। क्या है, देखो आ ही गया। देखो पाउडर फॉर इंटरनल यूज़, जो हम इंटरनली यूज़ करते हैं, द पाउडर्स आर इंटेंडेड टू बी swallowed डायरेक्टली विद वाटर और सुटेबल लिक्विड एडमिनिस्टर्ड थ्रू नोज एज स्नफ्स और बॉडी कैविटीज एज इंसफलेशंस। कई पाउडर्स होते हैं जिसको हम वाटर में मिक्स करते हैं, ठीक है, या डायरेक्टली भी दे सकते हैं। कई ड्रग्स हैं जिसको सीधा नाक से ही एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, एक लंबा सांस लेना और जो ड्रग का वो पाउडर है ना वो सीधा अंदर चला जाएगा। ठीक है, और इसमें दो तरह के होंगे, एक होता है सिंपल और होगा कंपाउंड। इसके दो नाम और भी हैं, एक डिवाइडेड हो गया, मतलब डिवाइडेड की पार्टिकल्स हैं जी, जो हम यहाँ पे पढ़े थे डिवाइडेड और बल्क। डिवाइड को आगे क्लासीफाई करा है सिंपल पाउडर्स और कंपाउंड पाउडर्स। सिंपल पाउडर्स में सिर्फ एक इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, और एक ही इंग्रेडिएंट से वो सारे पाउडर बना होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल होगा या एस्पिरिन का पाउडर हो गया। ठीक है, और मोस्टली ये क्रिस्टलाइन होता है, बस इन दोनों हो सकता है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, बट मोस्टली ये क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, उसके बाद है ईच डोज को एक्यूरेटली मेजर करना है और रैप करके डिस्पेंस करना है। उसके बाद है कंपाउंड पाउडर्स। कंपाउंड पाउडर से ही, कंपाउंड वर्ड से ही समझ आ रहा है कि दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होंगे इसमें। एक तो एपीआई हो गया, ठीक है, दो से ज़्यादा एपीआई होंगे जो कि अपना अपना काम दिखाएंगे, अपना असर दिखाएंगे, और उसको मिक्स करेंगे और हम इसको इंडिविजुअल डोजेज में दे देंगे। एग्जांपल क्या है, एस्पिरिन है, फिर है हमारे पास फिनेसिटिन, फिर है कैफीन। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हमने इसको मिक्स करना है ना, जिसकी क्वांटिटी सबसे कम है सबसे पहले उसको मिक्स करना है। मतलब पहले कैफीन को डालना है, फिर फिनेसिटिन को, उसके बाद एस्पिरिन को। ठीक है, ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे मिक्स करें। ठीक है जी, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, एक तो पाउडर्स डस्ट नहीं होने चाहिए, डस्ट फ्री होने चाहिए और फ्री फ्लोइंग होने चाहिए वो। ठीक है जी, उसके बाद शुड हैव अ गुड एब्जॉर्प्शन। अगर हम खा रहे हैं पाउडर्स ले रहे हैं तो सरफेस एरिया नेचुरली ज़्यादा होगा उनका, तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी उनकी। ठीक है, और लोकल इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, जो कि स्नफ्स हैं जो नोज़ के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो वो लोकली इरिटेशन ना करें, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद है बल्क पाउडर्स। बल्क पाउडर्स वो हैं जिसमें ना पेशेंट को डोज की इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं दी जाती कि यार इतनी ही लेनी है। ठीक है, जैसे कि इसबगोल का पाउडर है, थोड़ा बहुत चम्मच में ज़्यादा भी आ जाएगा तो भी कोई चक्कर नहीं, कम आ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे कि इनो हो गया, आपने इनो तो सब नहीं ली होगी, या इसबगोल होगा, बस सिंपल ये लिखा हुआ है। आगे हमारे पास पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़। एक्सटर्नली हम कौन से पाउडर यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया डस्टिंग पाउडर्स, सर्जिकल पाउडर्स और डेंटिफ्राइसिस। डस्टिंग पाउडर्स क्या है, डस्टिंग पाउडर्स वो हैं जो कि वेरी फाइन पाउडर्स होते हैं। ठीक है, और हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, बट अगर कहीं पे कट वगैरह है स्किन पे ऊपर तो वहाँ पर अप्लाई नहीं करना होता है इन्हें। ठीक है जी, और जो डस्टिंग पाउडर है ये एज आ प्रोटेक्टिव काम करते हैं और एंटीसेप्टिक होते हैं, या स्ट्रिंजेंट हो सकते हैं, एंटी फंगल भी हो सकते हैं। ठीक है जी, और इनमें एग्जांपल क्या है, जिंक ऑक्साइड, स्टार्च, मैग्नीशियम कार्बोनेट और लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, या बोरिक एसिड हो गया, या टाल्क होगा, कॉलिन हो गया। कोई भी 3 से 4 एग्जांपल्स आप याद कर सकते हो, बट एग्जांपल लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद है मेडिकल डस्टिंग पाउडर या सर्जिकल। मेडिकल में अगर जो हम ऊपर स्किन पे लगाते हैं, ठीक है, जैसे नाइसिल कूल वगैरह हो गया, या किसी को एलर्जी हो गई तो वो डॉक्टर दे देते हैं प्रिस्क्राइब में, तो ऊपर ही स्किन पे लगाना है। जो सर्जिकल वाले होते हैं, जो सर्जरी अगर ओपन वुंड है हमारा कोई, या कोई बर्न वगैरह हुआ तो वहाँ पे लगते हैं वो पाउडर, ठीक है जी। ये हो गया कैंडिड डस्टिंग पाउडर हो गया, जिसमें क्लोट्रिमाजोल होता है, फंगल इन्फेक्शन के लिए देते हैं, ठीक है। ये सारे याद कर सकते हो, जॉनसन बेबी पाउडर हो गया वगैरह। उसके बाद है सर्जिकल पाउडर। सर्जिकल पाउडर है जो कि स्टेराइल होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह उसमें नहीं होता है, ठीक है, और वो ओपन है और लार्ज वुंड्स के लिए यूज़ किया जाता है, सर्जरी में मेनली यूज़ होता है। उसके बाद है डेंटिफ्रेसिस। डेंटिफ्रेसिस मतलब टूथ पाउडर। आप में से कई लोग वो पतंजलि वाला दंत मंजन करते होंगे, वो टूथ जो होता है ना ब्रश के ऊपर वो पाउडर सा डाल के वो ब्रश कहते हैं, उसे ही कहते हैं डेंटिफ्रेसिस, ठीक है। ये देखो कोलगेट टूथ पाउडर है, जा वज्रदंती, डाबर लाल दंत मंजन, आगे ना एग्जाम्पल, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं। काम क्या करता है ये? एक तो क्लीनिंग एक्शन देता है आपका, माइल्ड अब्रेसिव होता है, और एंटी कैरीज, जो कीड़े लग जाता है ना एंटी कैरीज, उस वो नहीं होने देता है, ठीक है। जो माइल्ड अब्रेशन है, माइल्ड अब्रेजन का मतलब होता है जो कि जब हम ब्रश करते हैं ना तो दांत में डेब्रिस होता है। डेब्रिस का मतलब होता है जब हम खाना वगैरह खाते हैं ना वो दांतों के ऊपर जम जाता है, उसको निकालने के लिए थोड़ी सी फोर्स लगती है, उसे है अब्रेजन। जो अब्रेजन मेथड हम ब्रश से लगाते हैं, ब्रश के साथ वो निकल के जाता है, क्योंकि उसमें अब्रेजन फैक्टर काम करता है। वो क्या चीज़ होती है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है और सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, ठीक है। बट ये हमेशा माइल्ड होगा, ये याद रखना। अगर स्ट्रांगली डाल देंगे तो वो ख़राब भी कर सकता है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास बल्क पाउडर्स आ गए। बल्क पाउडर में सबसे पहले है एफरवेसेंट। एफरवेसेंट का मतलब है कोई भी पाउडर जब हम उसको पानी में मिक्स करेंगे तो वो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेगा। सिंपल आपके घर में यूज़ करते हो वो एग्जांपल है इनो, ठीक है। इनो को आप पानी में डालोगे तो वो उसकी गैस से निकलती है ना, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बस यही लिखा है, मेंट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन when dissolved in water, acid and bicarbonate react to release the carbon dioxide producing the effervescence। जो उसके वो पार्टिकल से निकलते हैं ना, जो बबल से बनते हैं, उन्हें कहते हैं effervescence, ठीक है। दे बूस्ट बोथ मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट एंड इम्प्रूव द पैलेटेबिलिटी। पैलेटेबिलिटी का मतलब है उसे पीना। जो पाउडर है ना, पाउडर में जो हम पानी डाल कर वो घोल के पीते हैं ना, वो पीने के लिए पैलेटेबल है, वो उसको हम पी सकते हैं, उसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है। और उसका है वेट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहले तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेंगे, उनको मिक्स करेंगे विद द एसिड इंग्रेडिएंट। एसिड मोस्टली सिट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसको मॉइस्चर करेंगे, मॉइस्चर रखेंगे, फिर हीट करेंगे उसे एट 35 to 70 डिग्री सेल्सियस। फिर आपको जो हीट है ना, हीट लिबरेटेड फ्रॉम द सिट्रिक एसिड रिएक्शन मॉइस्चर द पाउडर मास विच इज़ देन ग्रेनुलेटेड एंड ड्राइड। हमने सिट्रिक एसिड लिया, सिट्रिक एसिड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स डाल दिए, ठीक है, उसको मॉइस्चर दिया, उसको हीट किया। जब हमने उसे हीट कर रहे हैं, जो सिट्रिक एसिड है वो रिएक्शन देगा, वो मॉइस्चर हो जाएगा। मॉइस्चर का विच इज़ देन ग्रेनुलेटेड, उसको बाद में हम पीसते हैं और ड्राई करके पैकिंग करके बेच देते हैं। उसके बाद है इंसफलेशंस। इंसफलेशंस वो हैं जो हम मोस्टली बॉडी कैविटीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे कि नोज़ हो गया, ईयर हो गया, थ्रोट हो गया। ये वो वाले पाउडर हैं जो इन कैविटीज़ में हम डाल सकते हैं, ठीक है। एक डिवाइस को यूज़ करते हैं, वो होता है इंसफलेटर। इंसफलेटर मतलब है कोई भी एक डिवाइस है जिसमें पाउडर को फिल किया जाता है, और उसके बाद हमने अगर नोज़ में देना तो नोज़ के पास लाकर उसको प्रेस कर देते हैं, तो वो सारा पाउडर नोज़ में चला जाता है, तो वहाँ पे वो जाकर लोकल इफेक्ट देता है, ठीक है। जैसे कि अस्थमा वाले के यूज़ करते हैं ना, वो होते हैं ना उनके पास इनहेलर, वो इसकी एग्जांपल लिख सकते हो। उसके बाद हमारे पास स्नफ्स। स्नफ्स में क्या है? स्नफ्स मोस्टली नोज़ के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इनहेल्ड इनटू द नॉस्ट्रिल्स फॉर एंटीसेप्टिक एंड ब्रोंकोडाइलेटर और द डीकंजेस्टेंट एक्शंस, ठीक है जी। उसके बाद है डूश पाउडर्स। डूश पाउडर्स वो पाउडर्स हैं जो कि हम एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं फॉर द बॉडी कैविटी को क्लीन करने के लिए, या हाइग्रोस्कोपिक वो पाउडर्स हो गए हमारे पास, एफरवेसेंट पाउडर हो गया हमारे पास, ठीक है। समझ सकते हो डोज पाउडर मतलब डेंटिफ्रेसिस ही समझ लो, जैसे डेंटिफ्रेसिस पाउडर को हम पानी में मिक्स करते हैं, वो कर सकते हैं। जहाँ सिंपल गार्गल्स, कभी आपका गला ख़राब होता है तो घर वाले कहते हैं ना कि गर्म पानी ले लो, उसमें नमक डाल के गार्गल्स कर लो, ठीक है, वो भी आप कहते हैं, वो भी कर सकते हैं। उसकी वो नमक की जगह ना डूश पाउडर्स आते हैं, वो पाउडर को हम उसमें पानी में मिक्स करके उसके साथ गार्गल्स कर सकते हैं, ठीक है जी।
फिर आगे चलते हैं, आगे हमारे पास कैसेट्स। कैसेट्स को कहते हैं वेफर कैप्सूल्स। वेफर कैप्सूल है, ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं राइस पेपर से बाय पोरिंग मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर बिटवीन टू हॉट पॉलिश्ड रिवॉल्विंग सिलेंडर्स। ठीक है, एक पेपर है, पेपर को कैसे बनाते हैं? 2 ड्रम लेते हैं, एक ऐसा ड्रम है, एक ऐसा ड्रम है। ठीक है, एक के ऊपर जा रहा है राइस फ्लोर, एक के ऊपर जा रहा है पानी, दोनों को मिक्स करके यहाँ पे शीट बनती जा रही है। ये शीट क्या है? ये राइस पेपर है। ठीक है, ये आपके पास ड्रम हो गया, ये ड्रम हो गया, ये दोनों रोटेट कर रहे हैं, ये इधर रोटेट कर रहा है, ये इधर रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर राइस फ्लोर पड़ा है, एक पास पानी पड़ा है, दोनों मिक्स हो रहे हैं और यहाँ से एक शीट निकल रही है। शीट क्या है? वो है राइस पेपर की शीट। ठीक है, तो आगे देखो इनकी है आगे एग्जांपल्स, सॉरी एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज से पहले यूज़ देखो, ये यूज़ क्यों करते हैं। जैसे कि हमने पाउडर है, पाउडर कई पाउडर्स का ना टेस्ट बड़ा अजीब सा होता है, हम सीधा ले नहीं सकते, तो उनको ना इस राइस की जो शीट है, राइस पेपर है ना, इसमें भर देते हैं। राइस पेपर को भर के ऊपर उसको कवर कर देते हैं, फिर हम पाउडर को खा लेते हैं। जैसे कि पान खाते हैं लोग। ठीक है, पान में वो चूना वगैरह सारा कुछ होता है ना, मिक्स करके ऊपर से सारा बंद करके देता है। सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, वो है वो कैचेट का ये काम है। पाउडर लेते हैं, वो राइस पेपर लिया, उसमें पाउडर रखा, उसको ऊपर से सारा बंद कर दिया और खा लो। ठीक है, ये काम है उसका। और एडवांटेजेस क्या है इसके? ईजीली प्रिपेयर है, कर सकते हैं हम, और नो कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। और डिसइंटीग्रेट इमीडिएटली इन द स्टमक में जाते सार ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसके बाद है ईजी टू डिस्पेंस, कैन होल्ड अप टू 1.5 ग्राम ऑफ ड्रग। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ड्रग है ये। और बट डिसएडवांटेजेस क्या है? मस्ट बी मॉइस्चर्ड और सॉफ्टनड बिफोर स्वॉलिंग। अगर खाने से पहले थोड़ा सा पानी लगा के इसको मॉइस्ट करना पड़ता है, फिर ही खा सकते हो। ईजिली डैमेज हो सकता है, क्योंकि अगर फट गया वो ख़राब हो जाएगा। तो और क्या? कैन नॉट प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम लाइट और मॉइस्चर, ये भी है। ठीक है जी, अगर लाइट में रख दिया या किसी बारिश वगैरह वाले मौसम में रख दिया तो वो मॉइस्चर पकड़ लेगा वो राइस पेपर, तो ड्रग ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और शेल इज़ वेरी ब्रिटल, नॉट सूटेड फॉर द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो आगे देखो, ये 2 तरह के होते हैं कैचेट्स, वाटर सील कैचेट्स और ड्राई सील। इसमें क्या है देखो, सिंपल में समझो, हमने एक पाउडर लेना है। ठीक है, पाउडर को हमने सील करना है कि पेपर में। कैसे लेंगे? जैसे इसमें एग्जांपल लो मोमोज की, खाने पीने वाले एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सबको। देखो ये ऐसे हो गया, कैसे समझता हूँ आपको। देखो यहाँ पे हमने भर दिया सारा पाउडर। ठीक है, और हमने ये वाला फ्लैप है, इसको उठा के इसके साथ मैच कर देना। समझ पा रहे हो? 3D ऐसे ऐसे इसको फ्लैप को मैच कर देंगे, तो ये बंद हो जाएगा ना, मोमोज की शेप में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये एक सिंपल था ये वाला, यहाँ पे एक साइड पे हमने रख दिया पाउडर सारा, ये सारा पाउडर रख के जो ये वाला फ्लैप है, ऊपर वाला फ्लैप, इसको सारे को हम इधर ले आए, इस वाले फ्लैप से मैच कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी लगा दिया, पानी लगा के और इसके साथ यहाँ पे मैच करके दबा दिया। ठीक है, वो सारा बंद हो गया। ठीक है जी, इसे कहते हैं वेट सील कैचेट्स। या मोमोज के एग्जांपल से याद रखना। और आगे हमारे पास ड्राई वाला। जो ड्राई वाला वो कैसे होगा? देखो ड्राई वाले में क्या है, एक बॉक्स है, समझो कि ये बॉक्स है हमारा, इसमें हमने पाउडर वगैरह फिल कर दिया। ठीक है, तो सेम एक और बॉक्स है ऐसे ही, वो बट इन्वर्टेड है, उल्टा करके ऊपर लगा रखा है, थोड़ा सा बड़ा है। देखो नीचे वाला है वो, उसका साइज़ देखो वो छोटा साइज़ है उसका, और ऊपर वाले का साइज़ बड़ा है। इस दोनों को आपस में फिट कर देंगे। ठीक है, ऐसे इसमें ड्रग्स होगी और ये ऊपर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और उसको मशीन में रख के प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों सील हो जाएंगे। समझ आ गया? जो वेट वाला उससे मोमोज की एग्जांपल याद रखना, जो सील वाला उसमें बॉक्स की एग्जांपल याद रखना। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कंप्रेस्ड पाउडर्स। कंप्रेस्ड पाउडर्स क्या हैं? इसमें देखो जो कंप्रेस्ड पाउडर्स में हम ना मोल्ड का यूज़ करते हैं। मोल्ड आपने सुने होंगे, अभी इंस्टाग्राम पे काफ़ी एस्थेटिक से कैंडल्स बनती है ना। कैंडल कैसे बनाते हैं हम? तो कोई भी बॉक्स लेते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रख देते हैं। ठीक है, कोई फ्लावर रख दिया, कुछ भी रख दिया, उसके बाद उसमें सारी वैक्स को पोर कर देते हैं। ठीक है, वो एक मोल्ड तैयार हो गया। मोल्ड तैयार हो गया, उसको फिर वो निकाल लेते हैं वहाँ से। मोल्ड वहीं रहता है, मोल्ड खाली होगा तो और उस शेप का वो वैक्स बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे है।
सेम इसमें क्या करते हैं, ड्रग को लेते हैं, ड्रग को लैक्टोज से मिक्स करते हैं, उसके बाद उसमें एक बाइंडर डालते हैं। बाइंडर इसलिए डालते हैं जो लैक्टोज है ना वो ड्रग के साथ मिक्स हो जाए और ड्रग के साथ बाइंड हो जाए, ठीक है, ड्रग से चिपक जाए वो, ठीक है। अकेशिया डालते हैं उसमें। उसके बाद हम उसको थोड़ा सा मॉइस्चर देते हैं, मॉइस्चर देके थोड़ा सा वो मोल्डेबल होता है, मतलब उसको हम मोल्ड्स में भर सकते हैं फिर, ठीक है। अगर मॉइस्चर है, अगर तो वो सूखा है, ठीक है, ड्राई फॉर्म में, तो वो मोल्ड में टिकेगा ही नहीं, मोल्ड में हम रख ही नहीं सकते, उसको थोड़ा सा मॉइस्चर देना पड़ेगा। मॉइस्चर दे के उसको मोल्ड में रखने के लायक बनाते हैं, ठीक है। फिर एक मोल्ड होता है, जैसे कि ये बोर्ड लगा लो, बोर्ड में यहाँ पे होल है, ठीक है, यहाँ पे सब पे होल है, और यहाँ पे सारा मोल्ड बिछा दिया, ठीक है, मोल्ड बिछा दिया। और उसके बाद जो जहाँ पे होल्स हैं, होल में से जो टैबलेट की शेप होगी वो उस शेप का वो मोल्ड में से निकल आएगा ऊपर, ठीक है। इसको प्रेस कर देंगे, इसको यहाँ से प्रेस कर दिया तो जो अदर साइड होगी मोल्ड की, जो होल दूसरी साइड पे होगा, वहाँ पर वो सिर्फ जहाँ जहाँ से होल है वहाँ से उसी सर्कुलर शेप की टैबलेट बाहर आ जाएगी, ठीक है। जो ऊपर वो टैबलेट बाहर आ जाएगी उसको वो निकाल लेंगे, ड्राई कर लेंगे और डिस्पेंस कर देंगे। और आगे है हमारा डिस्पेंसिंग प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स क्या है पाउडर को डिस्पेंस करने के लिए? अभी हमने पाउडर का पढ़ तो लिया कि इतना इतना करना है, बट अभी ये पाउडर ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं होते? देखो भाई, सबसे पहला है वोलाटाइल सब्सटेंस। कई पाउडर्स ऐसे हैं जो कि वोलाटाइल होते हैं। सर्टेन वेजिटेबल पाउडर्स कंटेन द वोलाटाइल ऑयल्स टू प्रिवेंट देयर लॉस। ड्रग मस्ट बी पाउडर्ड लाइटली इन अ मोटार, समटाइम्स विद menthol, camphor and essential oils. This is minimized by double wrapping and inner wax. कई पाउडर्स ऐसे होते हैं जिनमें ना कुछ ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं और वो ऑयल्स होते हैं वोलाटाइल। अगर हम एटमॉस्फेयर में लेके आएंगे तो वो हवा में उड़ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल होता है, पेट्रोल हवा में उड़ जाता है, सेम वैसे ही वोलाटाइल होते हैं। कई ऑयल्स होते हैं जो वोलाटाइल हैं, तो उन्हें बचाने के लिए हम मोटर पेसल में ग्राइंड करते हैं। मोटर पेसल क्या है? देखो, जैसे एक बाउल हो गया और एक यहाँ पे मोटर पेसल हो गया, ठीक है, जिससे आप बनाओगे, सामान बनाओगे या ड्रग बनाओगे, जिससे आप रोटेट करोगे, इससे कहते हैं पेसल, ये हो गया मोटर, ठीक है। तो उसमें लाइटली हमने मोटर में उसको पाउडर कर लेना है, ठीक है। पाउडर करने के बाद उसमें मेंथोल या कैम्फर वैसे चीज़ों को हमने मिक्स की हुई है, जो कि देखो ये मेंथोल है, ये कैम्फर है, ये एसेंशियल ऑयल है। अभी प्रेजेंट तो हैं ये चीज़ें, ये सारी पाउडर्स में प्रेजेंट है। अगर तो हम उसमें ट्राइचुरेशन कर रहे हैं, मोटर पेसल में हम पूरा जोर लगा के उसको घुमा रहे हैं, तो वो तो वोलाटाइल हैं, वो तो उड़ जाएंगी मॉइस्चर में, ठीक है। तो इसी के लिए उन्होंने देखा है कि मोटर में हमने ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, लाइटली मोटार करना है, लाइटली उसको पाउडर करना है। उसके बाद उन्हें डबल रैप करना है, एक रैप नहीं करना है, उसको हम डबल श्योरिटी देने के लिए डबल रैप करेंगे। उसके बाद हम उसको डिस्पेंस करेंगे, ठीक है जी। फिर है हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक एंड डिलिक्वेंस्ड पाउडर्स। देखो, हाइग्रोस्कोपिक और डिलिक्वेंस्ड, इनमें क्या डिफरेंस है बिहेवियर? हाइग्रोस्कोपिक वो हैं जो मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है। एज अ रूम टेम्परेचर के ऊपर भी वो पाउडर जो मॉइस्चर को अपनी ओर खींच लेंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर ले कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बट स्टिल वो कुछ ना कुछ क्वांटिटी तक, कुछ लिमिट तक मॉइस्चर को रिटेन करते हैं। और डिलिक्वेंट सब्सटेंस वो होते हैं जो मॉइस्चर को वो इतना ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि वो लिक्विड में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो और फिजिकल चेंज में देखें, देखो हाइग्रोस्कोपिक में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज ऑन एक्सपोजर टू एयर, ठीक है। बट डिलिक्विड में क्या है, तो सॉलिड टू लिक्विड हो कन्वर्ट हो जाएगा। और फिजिकल फॉर्म की बात करें तो अमॉर्फस सॉलिड है, तो लिक्विड भी हो सकता है। बट जो लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं मोस्टली सॉलिड्स ही होते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटाश या फेरिक क्लोराइड। और इसमें क्या है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक पेंटॉक्साइड, क्विकलाइम, सिलिका जेल या एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। समझ आ गया सिंपल डिफरेंस? लिक्विड वाले वो हैं जो सीधा मॉइस्चर को इतना ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि पाउडर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। हाइग्रोस्कोपिक वाले भी मॉइस्चर को ऑब्जर्व करते हैं, बट वो पाउडर फॉर्म में ही रहते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है जी। बस सेम चीज़ें जहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद फ्लोरेसेंट पाउडर्स क्या हो गए, ये क्या है, क्रिस्टल पाउडर दैट लिबरेट देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होली और पार्टली ऑन एक्सपोजर टू द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर और ड्यूरिंग टाइट्रेशन बिकमिंग वेट और लिक्विफाइंग। इसका भी सेम है, जैसे कि डिलिक्विड सब्सटेंसेस थे वैसे ही
फ्लोरेसेंट वाले हैं। फ्लोरेसेंट क्या है, जब भी हम पाउडर को किसी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है, जहाँ हम उसको मोटर पेसल में ट्रैचुरेट कर रहे हैं, ठीक है, तब वो वेट हो जाते हैं, वो पाउडर्स ना वेट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, बट वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं एफ्लोरेसेंट पाउडर्स। ये होता क्यों है, क्योंकि वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको लिबरेट कर, इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। लिबरेट करना मतलब होता है बाहर निकालना, अपनी वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की जो पावर है उसको बाहर निकाल देते हैं, जिससे वो जो ह्यूमिड मॉइस्चर वाला एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जाके पाउडर वेट हो जाता है, जहाँ वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाता है। एग्जांपल क्या है, कैफीन, सिट्रिक एसिड या फेरस सल्फेट, ठीक है। अब इसको ख़त्म किया कैसे करना है या इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, दिस कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग द एनहाइड्रस सॉल्ट और बाय मिक्सिंग एन इनर्ट डाइल्यूएंट विद द फ्लोरेसेंट सब्सटेंस बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग अदर इंग्रेडिएंट। जब हम मोटर पेसल में इसको घुमा रहे हैं, ट्रैचुरेट कर रहे हैं, तब हम इसमें एक इनर्ट डाइल्यूएंट डाल सकते हैं। इनर्ट डाइल्यूएंट होगा तो वो रिएक्ट नहीं होने देगा, ठीक है, तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है वो लिबरेट नहीं होगा, तो ये पाउडर फॉर्म में ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास यूटेक्टिक मिक्सचर्स हैं। यूटेक्टिक मिक्सचर्स वो हैं, अगर हम दो अलग अलग पाउडर्स को लेकर मिक्स करें तो उनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाना। मतलब एक में सोच लो, एग्जांपल लो, एक हमारे पास है मेंथॉल, एक है हमारे पास कैम्फर, ठीक है। एक जो मेंथॉल का पाउडर है उसको हम अलग मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसको बॉयल करके अगर मेल्ट कर रहे हैं अलग, और एक साइड पे हम कर रहे हैं कैम्फर को मेल्ट, दोनों का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। मान लो जो मेंथॉल का मेल्टिंग पॉइंट है 60 डिग्री, मेंथॉल का है 60 डिग्री और कैम्फर का है, मान लो इसका है 70 डिग्री, ठीक है। बट और दोनों को अलग अलग, अगर हम मेंथॉल को अकेले को बॉयल कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं तो 60, और कैम्फर को अकेले को कर रहे हैं तो 70। बट अगर हम दोनों को मिक्स कर दें, मेंथॉल और कैम्फर को आपस में मिक्स कर दें पाउडर को, फिर दोनों को हीट करें, फिर एक पाउडर बन गया ना, मिक्सचर बन गया ये। इस पाउडर को हम हीट करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 45 डिग्री। तो यूटेक्टिक मिक्सचर की यही एग्जांपल है, दो अलग अलग पाउडर्स ले रहे हैं हम, दो अलग अलग पाउडर जिनका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है। अगर हम उनको इकट्ठे मिक्स करके एक पाउडर बना लें और उसको हीट करें, उसको मेल्ट करें, तो उन दोनों के इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट से कम डिग्री पे वो मेल्ट हो जाए। समझ आ गई? दो अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट वालों को मिक्स करेंगे तो उनका इंडिविजुअली मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है जी। तो आगे देखो, आगे है कि इसको डिस्पेंस कैसे कर सकते हैं। दो मेथड है इसको डिस्पेंस करने के लिए। या तो हम पेशेंट को कह सकते हैं कि दोनों को सिंगल डोज में ले लो, ठीक है, पहले एक पाउडर को ले लो, उसके बाद दूसरे पाउडर को ले लो, ठीक है। तो ये कह सकते हैं, या फिर उन दोनों में हम एक इनर्ट ऑब्जॉर्बेंट को मिक्स कर सकते हैं, इन दोनों को मिक्स कर देंगे और स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल हुआ सिंपल है, विक्स वेपर। विक्स वेपर तो सबने सुना ही होगा, घर में हो गई भी, यूज़ भी किया होगा। इसमें तीन चीज़ें हैं, एक है मेंथोल, कैम्फर एंड यूकलिप्टल ऑयल। अगर मेंथोल और कैम्फर दोनों को इकट्ठे मिक्स करते हैं फिर तो इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम हो जाता है और लिक्विड बन जाते हैं, ठीक है। तो इन लिक्विड ना बने इसके लिए हमने इसमें डाला है यूकलिप्टल ऑयल। यूकलिप्टल ऑयल की वजह से जो विक्स वेपर अब है वो सेमी सॉलिड रहता है। आपने देखा ना डब्बी में वो सेमी सॉलिड फॉर्म में है, वो यूकलिप्टल ऑयल की ही देन है, इसी के कारण वो सेमी सॉलिड फॉर्म में सस्टेन कर पा रहे, ठीक है जी। आ गया हमारा लिक्विड्स इन पाउडर्स। हम किसी पाउडर में किसी लिक्विड को मिक्स करना है, अगर तो थोड़ा बहुत तो लिक्विड ही डालना है फिर तो सेम क्वांटिटी पाउडर में डाल सकते हो। बट अगर ज़्यादा लिक्विड को मिक्स करना है, ज़्यादा किसी लिक्विड ड्रग को मिक्स करना है, तो हमें अब्जॉर्बेंट को डालना पड़ेगा। एक अब्जॉर्बेंट डालेंगे तो वो लिक्विड को अब्जॉर्ब करके रखेगा, तो जो पाउडर की फॉर्म है ना वो मेंटेन रह सकती है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास पोटेंट ड्रग्स, फिर आता है हमारे पास पोटेंट ड्रग्स। पोटेंट ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि पॉइजनस हो सकती हैं, ठीक है, और जिनकी मैक्सिमम क्वांटिटी ही 60 mg ही मेंशन की हुई है। मतलब 60 mg से ज़्यादा हम किसी को दे ही नहीं सकते, उसकी अपर लिमिट है ये, ठीक है। तो इससे कम ही देनी है क्योंकि ये पॉइजनस सब्सटेंस हो सकते हैं। तो अगर 60 mg को वे करने लगेंगे तो कभी भी एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि 60 mg बहुत छोटी अमाउंट है, बहुत छोटा मैट्रिक है वो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वो
ड्रग लेंगे, ठीक है, जो पोटेंट ड्रग है, पॉइजनस ड्रग है वो, उसको लेंगे, उसमें हम एक डाइल्यूएंट मिक्स करेंगे, डाइल्यूएंट जैसे कि लैक्टोस वगैरह मिक्स करेंगे, डाइल्यूएंट डालेंगे और लैक्टोस डालेंगे तो उसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएंगे, उसका वेट बढ़ाएंगे, 60 mg से उसको थोड़ा सा वेट बढ़ाएंगे कि वो मेजरेबल मेट्रिक में आ जाए, जैसे कि 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसे में आ जाए, ठीक है, 500 ग्राम तक लगा लो, ठीक है। उसमें डाइल्यूएंट डाल के हम उसको एक वेट मेजरेबल कैपेसिटी में लेके आएंगे कि उसका वेट मेजर हो सके, ठीक है। और डाइल्यूएंट एक ही बार में नहीं डालना है, धीरे धीरे करके शिफ्ट्स में डालना है, ठीक है। उसके बाद उसको वे करेंगे, फिर देखेंगे कि कितना वे हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि 30 mg हमने वे करना था, ठीक है, 30 mg वे करना था। उसके बाद हमने डाइल्यूएंट पता है, डाइल्यूएंट का तो हमें पता है ना कितना वेट है, ठीक है। डाइल्यूएंट डाल रहे हैं, डाइल्यूएंट डालने के बाद और इस ड्रग्स को मिक्स करने का तो हम वे को मेजर कर लेंगे, उसमें से डाइल्यूएंट का वेट निकाल देंगे, पता लग जाएगा कि हमारे पास कितनी ड्रग है। मान लो डाइल्यूएंट का वेट है 100, हमने डालना था 30, ठीक है, तो टोटल इसको डाल के तो 130 बनेगा, ठीक है। हमें डाइल्यूएंट को तो पता ही है अभी 100 है, तो मान लेंगे हमारे पास जो ड्रग है उसका 30 बच गया, तो माने 30 ही चाहिए था, हमें 30 मिल गया, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ज्योमेट्रिक फिर हमारे पास है ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन में क्या करते हैं, जैसे कि हम पहले आपको पोटेंट का बताया ना मैंने कि पोटेंट ड्रग में हम डाइल्यूएंट डालते हैं उसका वॉल्यूम बिल्डअप करने के लिए, सेम ज्योमेट्रिक में करते हैं। ज्योमेट्रिक में क्या फ़र्क है कि पोटेंट ड्रग को लेंगे, उसमें हम डालेंगे डाइल्यूएंट, ठीक है, उसका एक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। मान लो कि ये 10 था, ये मान लो कि ये 10 ग्राम है या 10 mg है, ठीक है, ये आ गया 20, टोटल हो गया हमारे पास 30, ठीक है। उसको हम मोटर पेसल में लेकर घुमा रहे हैं तो उसका 30 हो गया, ठीक है। बट क्योंकि डाइल्यूएंट पूरा तो डालना नहीं है हमने, तो ये डाइल्यूएंट का जस्ट फर्स्ट पोर्शन था, तो आगे वाले पोर्शन भी डालने हैं, तो आगे वाले पोर्शन डालने के लिए कितना डालेंगे हम, जैसे कि पहली बार हमने 20 डाला था, तो ऐसा नहीं कि अगली बार में भी हम सेकंड बार डालना है तो फिर भी 20 डालेंगे ना, अब हम डालेंगे 30 क्यों डालेंगे, क्योंकि अभी जो मिक्सचर बन रहा है ना वो मोटर में वो 30 हो गया, तो अब हम उसके जितना मिक्सचर बनेगा उतना ही हम डालेंगे डाइल्यूएंट। अब हमने डाल लिया 30, ठीक है, तो इसको प्लस कर लो। अब हम थर्ड पोर्शन डालेंगे डाइल्यूएंट का, तो उसका कितना डालेंगे, अब ये वाले मिक्सचर में 30 है, 30 में 30 ऐड हो गया, टोटल कितना हो गया 60, तो हमने नेक्स्ट पोर्शन ऑफ डाइल्यूएंट कितना डालेंगे, 60 डालेंगे। ये हमने तब तक डेवलप करते जाना जब तक हमारा पूरा डाइल्यूएंट ख़त्म ना हो जाए, समझ आ गया। पहले पोटेंट ड्रग लेनी है, उसमें डाइल्यूएंट डालना है, डाइल्यूएंट का जो पहला बैच होगा, पहला बार हम डाइल्यूएंट डालेंगे, वो डाला हमने 20, टोटल हो गया हमारे पास 30 अभी, ठीक है। जो मोटर पेसल में 10 होगा पाउडर का, 20 होगा डाइल्यूएंट का, टोटल होगा 30। अब हमने दूसरा शिफ्ट वाला डालना है, अब दूसरी क्वांटिटी जो डालनी है वो हम डालेंगे 30, क्योंकि जो मोटर में टोटल क्वांटिटी है उसके इक्विवेलेंट ही हमने डाइल्यूएंट डालना है, उसमें होगा 30। अब हम नया 30 डालेंगे, 30 + 30 कितना होगा 60। अब वो उस मोटर में 60 ग्राम का प्रोडक्ट बढ़ा है हमारे पास, ठीक है। तो हमने अगला डाइल्यूएंट डालना वो उसके इक्विवेलेंट 60 वैल्यू वाला ही डलेगा, ठीक है जी। ये देखो यहाँ पे लिखा है 100 mg पहला ड्रग है, फिर 100 mg लैक्टोस है, टोटल हो गया 200 mg। अब 200 mg का मिक्सचर है, इसमें दोबारा फिर से लैक्टोस डालना है, फिर हम डालेंगे 200 का लैक्टोस, क्योंकि मिक्सचर 200 है। फिर हो गया हमारे पास मिक्सचर कितना 400, अब 400 यहाँ लिख लेंगे और 400 का ही अगला बैच डालेंगे लैक्टोस का, टोटल होगा 800, ठीक है। फिर 800 का मिक्सचर लिखाएंगे, और अब हमारे पास लैक्टोस बचा कितना है, तो हर बार ज़रूरी थोड़ी है कि हमारे पास हमने अभी भी 800 ही डालना है, हमारे पास हमने तब तक डेवलप करना है जब तक लैक्टोस ख़त्म ना हो जाए। हमारे पास लास्ट बैच में 200 ही बचा, हमने 200 डाला और 1000 mg हमारा फाइनल मिक्सचर बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद है मिक्सिंग ऑफ मेथड ऑफ मिक्सिंग पाउडर। तो पहला मेथड है स्पैचुलेशन। स्पैचुलेशन में क्या है, एक स्पैचुला होता है, देखो ऐसा सा टूल होता है वो, ठीक है, इसे कहते हैं स्पैचुला, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, हम कोई भी पेपर ले लो, ठीक है, या कोई भी शीट ले लो, वहाँ पे हमने पाउडर को रख देना है, ठीक है। जो भी हमें मिक्स करना है उस स्पैचुला की हेल्प से हमने मिक्स कर देना, ठीक है। सिंपल मेथड है ये तो। उसके बाद ट्रैचुरेशन वाला आपको बता दिया, ये आ गया आपका मोटार, ठीक है, ये हो गया आपका पेसल, ठीक है। इसमें से आपने मिक्स करते रहना है, ये होगा मोटर पेसल वाला मेथड। फिर हमारे पास ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन जो मैंने अभी आपको बताया। फिर है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग में क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है, ठीक है, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब वो रोटेट होता रहता है, तो उसमें पाउडर्स हम फिल करते हैं और फाइन पाउडर एक आउटलेट से अलग होता जाता है, ठीक है जी। वो आपको लैब में दिखाएंगे, मैं इसकी वो डायग्राम लाना भूल गया,
तो मैं बाद में लगा दूँगा इसमें। आगे हमारे पास टम्पलिंग। टम्पलिंग में क्या होता है, एक कंटेनर होता है, लार्ज कंटेनर, इसको इलेक्ट्रिक मोटर के साथ रोटेट करते हैं। उस कंटेनर में हम सारे मिक्सचर डाल देते हैं जो जो हमने मिक्स करने हैं। ठीक है जी, मोस्टली ये है लार्ज वॉल्यूम को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। टम्बलिंग के लिए कॉमन एग्जांपल होगी जैसे जो नए घर बनते हैं, ठीक है, तो उनमें आता है ना सीमेंट वगैरह और रेती वगैरह को मिक्स करने के लिए वो होता है वो एक मशीन सी, ठीक है ना, सेम जस्ट सेम वैसा ही मेथड है टम्बलिंग में।